Good morning students. Myself Dr. Jitendra Kantia, lecturer in botany, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय। हमारे इस महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, थर्ड पेपर एल्गी, ब्रायोफाइट एंड लाइकेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहले सामान्य इंट्रोडक्शन के रूप में मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको आज एल्गी के सामान्य करैक्टर के बारे में बताता हूं। जनरल करैक्टर्स ऑफ एल्गी। जनरल करैक्टर्स ऑफ एल्गी। यानी शैवालों के सामान्य लक्षण। शैवालों के सामान्य लक्षण, अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। शैवाल जो है, अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि शैवाल शब्द की उत्पत्ति या जो एल्गी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द एल्गा से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ समुद्री खरपतवार। अब एल्गी का जनक या सर्वप्रथम एल्गी के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? तो एफी फ्रिस को फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है, और इंडियन एल्गी का पिता, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक MOP अयंगर को कहा जाता है। ये अपने पहले डिस्कस हो चुका है। अब अपन इसके सामान्य लक्षणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट इसका कि एल्गी जो है वो हैबिट में किस प्रकार की होती है और किस प्रकार के आवास में पाई जाती है। तो हैबिट का मतलब होता है स्वभाव, और हैबिटेट का मतलब होता है आवास। तो स्वभाव में ये थैलॉइड प्रकृति की होती हैं। थैलॉइड यानी थैलाब, थैलाब प्रकृति की होती है। और आवास इसका कैसा होता है? वो एक्वेटिक या जलीय आवास में सामान्य रूप से एल्गी पाई जाती है। किस आवास में? जलीय आवास में सामान्य रूप से एल्गी मिलती है या पाई जाती है। इस जलीय आवास के अलावा एल्गी कुछ अन्य आवासों में भी मिलती हैं, जैसे नम लकड़ी के लट्ठे, नम चट्टानें, नम दीवारें या नम मिट्टी, इन सभी में भी एल्गी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैबिटेट्स होते हैं, आवास होते हैं, जहाँ पे सामान्य जनजीवन संभव नहीं होता है। उन स्थानों पर भी शैवाल पाए जाते हैं। इस प्रकार के शैवाल अनयूजुअल हैबिटेट वाले शैवाल कहलाते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट एल्गी यानी असामान्य प्राकृतिक वास वाले शैवाल। तो ये किस प्रकार के आवास होते हैं? जहां पे सामान्य जनजीवन संभव नहीं होता है, उन आवासों को क्या कहते हैं? अप्राकृतिक, असामान्य प्राकृतिक वास कहते हैं। तो ऐसे स्थानों पे कोई भी जीव जंतु सामान्य रूप से नहीं पाया जाता। जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले झरने में भी एल्गी पाई जाती है, और -40 डिग्री या -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले
जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे भी एल्गी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये जलीय हैबिटेट के अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक आवास में भी पाई जाती हैं। अब अपन इसकी बात करें कि इसमें मेन पिगमेंट कौन सा होता है, मुख्य वर्णक। दूसरा पॉइंट क्या है, मेन पिगमेंट, मुख्य वर्णक। एल्गी सामान्य रूप से क्लोरोफिल युक्त थैलोइड शैवाल होती हैं। कौन सी? क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल युक्त थैलोइड शैवाल होती है, यानी पर्णहरित युक्त शैवाल होती हैं। पर्णहरित के अलावा इसमें कुछ अन्य पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे नीले शैवाल, ब्लू एल्गी। तो इसमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, फाइकोसाइनिन। और लाल शैवाल, रेड एल्गी, इसमें कौन सा मेन पिगमेंट होता है, फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। और इसके अलावा भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। तो ये सामान्य रूप से इसमें कौन सा पिगमेंट उपस्थित होता है, जनरली क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्लोरोफिल के अलावा शैवालों के अंदर, जैसे ब्लू एल्गी के अंदर फाइकोसाइनिन उपस्थित होता है, रेड एल्गी के अंदर फाइको इरिथ्रिन पिगमेंट उपस्थित होता है, और भूरे शैवालों के अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट उपस्थित होता है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें मेन पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। अब अपन बात करें तीसरा पॉइंट इसकी सेल वॉल का। चूंकि ये प्लांट है तो प्लांट में सेल वॉल उपस्थित होती है, तो तीसरा पॉइंट इसका सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति जो है वो किस प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति। तो एल्गी के अंदर मुख्य रूप से सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्योंकि ये प्लांट है, ग्रीन है, तो इसमें सेलुलोज उपस्थित है, तो सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन कुछ शैवालों के अंदर ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती हैं। तो मुख्य रूप से तो ये किस प्रकार की होती है, सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन कुछ में ये म्यूकोपेप्टाइड द्वारा बनी होती है। अब अपन तीसरा पॉइंट कंप्लीट करने के बाद में चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें पहला अपने ने आवास व स्वभाव के बारे में जान लिया, इसके मेन पिगमेंट के बारे में जान लिया, कोशिका भित्ति के बारे में जान लिया। तो अब इसमें संचित भोज्य पदार्थ, स्टोरेज फूड मटेरियल, तो इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, संचित भोज्य पदार्थ। तो शैवालों के अंदर मुख्य रूप से संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च जो है इसमें मुख्य संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कि एल्गी के अंदर जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। तो प्लांट बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं होती है।
डिवाइड नहीं, यानी जड़ तनापत्ति में पादप शरीर विभेदित नहीं होता है। इसके अलावा ये जो पादप शरीर है इसमें उत्तकीय तंत्र भी विभेदित नहीं होते हैं। कौन से? उत्तकीय तंत्र भी विभेदित नहीं होते हैं। तो उत्तकीय तंत्र अविभेदित, उत्तकीय तंत्र भी इसमें अविभेदित होते हैं। तो अपना पहला पॉइंट हो गया इसका आवासविद स्वभाव, दूसरा पॉइंट हो गया मुख्य वर्णक, तीसरा पॉइंट हो गया इसकी कोशिका भित्ति के बारे में, चौथा पॉइंट हो गया इसका मुख्य संचित भोज्य पदार्थ, और पांचवा पॉइंट हो गया कि इसका पादप शरीर जो है वो जड़ तनापत्ति में विभेदित नहीं होता है और ना ही उत्तकीय तंत्रों में विभेदित होता है। अब छठा पॉइंट इसमें कि इसमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होते हैं, यानी संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। संवहन तंत्र का मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो छठा पॉइंट वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, तो संवहन तंत्र इसमें अनुपस्थित। संवहन तंत्र का मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। इसके अलावा जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी इसमें जननांग किस प्रकार के होंगे? तो एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर या बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर होंगे। जननांग इसमें या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। यदि किसी शैवाल के अंदर, किसी एल्गी के अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन है, जननांग जो है वो बहुकोशिकीय है, तो प्रत्येक सेल कैसी होगी? फर्टाइल होगी, यानी जननक्षम होगी। प्रत्येक कोशिका नए पादप शरीर को बनाने में सक्षम होगी। इस प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? जननक्षम कहलाती हैं। अब अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की, कि एल्गी के अंदर आठवां पॉइंट इसका कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाता है एल्गी के अंदर? जनन। तो एल्गी या शैवाल में सामान्य रूप से तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के कौन कौन से होंगे? सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। अब अपने जनन के बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इन सभी के बारे में अपन जनरली डिस्कस करते हैं।
पहला पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? कायिक, यानी पादप के जननांगों को छोड़कर संपूर्ण भाग, जिससे कि नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता है। अब मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये इसका कायिक भाग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें नहीं है, तो कोई सा भी भाग टूटकर इस मेन प्लांट से अलग हो जाता है और वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन या इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार के जनन में कुछ विधियां पाई जाती हैं, कई विधियों द्वारा ये कायिक जनन होता है। पहला, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। किसी भी प्राकृतिक आपदा के द्वारा यदि पादप शरीर 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, तो इस प्रकार का जनन फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाता है। दूसरा, बाय बडिंग, मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा यानी प्लांट बॉडी है, उसमें से कोई अतिवर्धी के रूप में संरचना विकसित हुई, जिसको अपन बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं, और उस मुकुल के द्वारा वो मुकुल मेन प्लांट से अलग हो जाता है और जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, तो इस प्रकार का कायिक जनन क्या कहलाता है? बडिंग द्वारा या मुकुलन द्वारा होने वाला कायिक जनन कहलाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो एल्गी के होते हैं उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कारा, इसमें एमाइलम स्टार्च का निर्माण होता है। एमाइलम स्टार्च, स्टार्च, ये एमाइलम प्रोटीन के द्वारा बनी हुई संरचनाएं होती हैं और ये संरचनाएं मेन प्लांट से अलग होकर जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ये सभी प्रकार किसके हो गए? कायिक जनन के प्रकार हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके अलैंगिक जनन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में अलैंगिक जनन। हालांकि अलैंगिक जनन कायिक जनन का ही दूसरा रूप है। इसमें भी जो पादप के जननांगों को छोड़कर अन्य भाग से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं और वो संरचनाएं विकसित होकर या जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं या नए पादप का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार का जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। तो ये अलैंगिक जनन शैवालों में मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। पहला, बाई जूस्पोर, जूस्पोर्स यानी चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणुओं द्वारा। दूसरा, बाई एप्लेनो स्पोर्स यानी अचल बीजाणुओं द्वारा। तीसरा, बाई हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर्स यानी सुप्त बीजाणुओं द्वारा।
सुप्त बीजाणुओं द्वारा, सुप्त बीजाणुओं द्वारा, और चौथा जो है वो बाई टेट्रास्पोर, बाई टेट्रास्पोर्स यानी चतुष्क बीजाणु द्वारा, चतुष्क बीजाणुओं द्वारा। अब अपने 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि चल बीजाणु किसे कहते हैं। तो ऐसे बीजाणु जो गतिशील होते हैं या जिनमें कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकते हैं, ऐसे बीजाणु चल बीजाणु कहते हैं। और इन बीजाणुओं के द्वारा यदि यदि जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा एप्लेनोस्पोर्स द्वारा, इस प्रकार के बीजाणुओं के अंदर कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, एक जगह स्थिर रहकर ये बीजाणु जनन में भाग लेते हैं और अंकुरित होकर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन एप्लेनोस्पोर द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन कहलाता है। सुप्त बीजाणुओं द्वारा या हिप्नोस्पोर द्वारा, इस प्रकार के बीजाणुओं के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, मोटी लेयर का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वह बीजाणु जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन सुप्त बीजाणुओं द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन कहलाता है। चौथा चतुष्क बीजाणुओं द्वारा, तो इसमें जो स्पोर्स या बीजाणु की संरचना होती है, सर्वप्रथम उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर इसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार 4 कोशिकीय संरचना बन जाती है। ये चारों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और चतुष्क की संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार के स्पोर्स चतुष्क बीजाणु या चतुष्क जो टेट्रास्पोर है वो टेट्रास्पोर कहलाते हैं और ये सीधे जर्मिनेट होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? चतुष्क बीजाणु द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसमें लैंगिक जनन जो है वो किन किन विधियों द्वारा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, वह जनन जिसमें लैंगिक संरचनाएं भाग लेती हैं या लैंगिक अंग भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। यह जनन जो है वो शैवालों में मुख्य रूप से 3 विधियों द्वारा होता है। पहला आइसोगैमस, टाइप, दूसरा एनाइसोगैमस टाइप, और तीसरा हेटेरोगैमस या ऊगैमस टाइप। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अपना कि इसमें आइसोगैमस यानी समयुग्मकी, समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। दूसरा हो गया असमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। तीसरा हो गया विषम युग्मकी या अंड युग्मकी प्रकार का। तो अब अपने 1 बाय 1 इसके बारे में बात करते हैं कि समयुग्मकी
क्या होता है? तो सबसे पहले सम का मतलब समान या इक्वल, और युग्मकी मतलब युग्मक या गैमिट्स, यानी दोनों जो फ्यूज होने वाले गैमिट है, जो मिलने वाले या संयुग्मित होने वाले गैमिट्स हैं, वो दोनों आकार व आकृति में समान होते हैं। तो इस प्रकार के जो लैंगिक जनन में उसको समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए दो गैमेट्स हैं, दोनों आकार व आकृति में इक्वल है। एक को मैं माइनस से शो कर देता हूं, एक को प्लस से शो कर देता हूं। ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होकर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसकी फ्लैजिला हो गई। अब ये दोनों, ये तो क्या हो गया, गैमिट्स, ये यहां पे इनका क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और यहां पे ये फ्लैजिला जड़ जाती हैं और ये क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। तो इस प्रकार का जो जनन है वो लैंगिक जनन किस प्रकार का होगा, समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन हो जाएगा। दूसरा एनाइसोगेमस या असमयुग्मकी प्रकार का, तो ये पहले तो समान थे, अब इसमें एक गैमेट्स जो है वो बड़े साइज का होता है, ये इस तरह का, और एक छोटा होता है। तो दोनों अनइक्वल हो गए, असमान हो गए, आकार में असमान हो गए। इस प्रकार के गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को असमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन कहा जाता है। तीसरा अपना कि विषमयुग्मकी प्रकार का, तो इसमें विषमयुग्मकी प्रकार का यानी विषम मतलब भिन्न भिन्न, दोनों युग्मक आकार व आकृति कार्य सभी में कैसे होंगे, भिन्न होंगे। तो अपन बात करते हैं एक तो ओवम की और दूसरे स्पर्म की। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, अलग अलग हो गई, दोनों का फंक्शन भी अलग अलग हो गए, क्योंकि ये गतिशील होगा और ये स्थिर होगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाते हैं। तो ये गैमिट्स, ये फ्यूजन, और ये जाइगोट। तो इस प्रकार के युग्मकों में होने वाले फ्यूजन को विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 9वां पॉइंट, पीडी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीडी एकांतरण। पीडी एकांतरण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो विभिन्न प्रोसेस के द्वारा डिप्लॉइड जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और डिप्लॉइड जनरेशन विभिन्न प्रोसेस के द्वारा वापस हैप्लॉइड जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के साइकिल को या प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जैसे हैप्लॉइड जनरेशन और किसमें कन्वर्ट हो गई, डिप्लॉइड जनरेशन, और डिप्लॉइड जनरेशन पुनः किसमें कन्वर्ट हो गई, हैप्लॉइड जनरेशन के अंदर।
तो ए गुणित पीडी द्विगुणित पीडी में बदल जाती है और द्विगुणित पीडी पुनः ए गुणित पीडी में बदल जाती है और यह चक्र लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार के चक्र को क्या कहते हैं? पीडी एकांतरण कहा जाता है। अब अपन इसको पीडी एकांतरण को एक दूसरे तरीके से समझे कि अपने ने बात की कि गैमेटोफाइट गैमेटोफिटिक जनरेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्पोरोफिटिक में। स्पोरोफिटिक जनरेशन में, और स्पोरोफिटिक जनरेशन वापस किस में बदल जाएगी? गैमेटोफिटिक जनरेशन में, और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे भी पीडी एकांतरण कहते हैं। तो युग्मकोद्भिद पीडी, और इसको क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद पीडी। युग्मकोद्भिद पीडी में युग्मक बनते हैं और युग्मक आपको पता है अगुणित होते हैं। और यहां पे स्पोरोफिटिक पीडी है तो स्पोर्स यानी द्विगुणित होता है, तो ये डिप्लॉइड पीडी हो गई। तो सेम वही कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार अपने ने पीडी एकांतरण के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करते हैं कि सवालों में पीडी एकांतरण हो गया, रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी हो गई। तो अब आगे अपन इसके बारे में डिस्कस जो करेंगे वो विस्तार से करेंगे। ये तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन हो गए, सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। इस सवालों के अंदर आवास किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इन आवासों का विस्तार से अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।